हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो यूनिट 10 स्टार्ट की थी, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गौड़ जनजाति के बारे में। किसके बारे में? गौड़ जनजाति के बारे में। एक बात और फ्रेंड्स, अभी आपको रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब आपको डेली रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ते हैं गौड़ जनजाति के बारे में। तो जिस तरह से हमने अपनी सभी जनजातियों को डिटेल के साथ पढ़ा है, वैसे ही हम अपनी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि आपको अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। चाहे मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँ, चाहे मैं PDF से पढ़ाऊँ, आपको अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलने हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको अगर PDF चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी मिल जाएगी, लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाइए, PDF के पीछे मत भागिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हमारी गौड़ जनजाति है, गौड़ जनजाति किस क्षेत्र में आती है? मध्य प्रदेश के। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर, साथ ही साथ पश्चिमी भाग को छोड़कर, आपको सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में आपकी गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसमें ज़िले की बात करें कि मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर जिले में आपको गौड़ जनजाति देखने को मिल जाती है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? या तो देखो, एक तो इस आपके ज़िलों में पूछ सकते हैं, अगर ज़िले नहीं पूछते हैं तो अब आपके क्षेत्र पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखने, उत्तरी और पश्चिमी भाग को छोड़कर, यानी अब बचते कौन है? पूर्वी और दक्षिणी भाग में आपको मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति देखने को मिल जाती है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें गौड़ जनजाति की उपशाखाएं, तो आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश शासन ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार गौड़ की 50 से भी अधिक शाखाएं हैं, मतलब 50 से भी अधिक इनकी उपशाखाएं हैं। अगर हम उनमें से कुछ की बात करें, कुछ शाखाएं, तो आपको याद रखना, अगरिया, आरख, असुर, डमारिया, मैला, भीम, भूता, कोयलाभूत, बाइसन, हाथे, मड़िया, छोट मारिया, धोबा, धुलिया, प्रधान, बटोला, खैरवार, ओझा, सोनझरी, ये इनकी उपशाखाएं हैं। वैसे तो 50 से भी अधिक हैं, लेकिन प्रमुख शाखाएं जो आपकी हैं आपको याद रखनी है हमारी गौड़ जनजाति की। इससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें, गौड़ जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर जनसंख्या की बात हो रही है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है गौड़ जनजाति। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, पहले नंबर पर कौन सी आती है। हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गौड़ जनजाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 50.93 है, जो कुल जनसंख्या का 1/3 है। देखिए, इससे एक आपको जैसे कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। हम याद रख लेते हैं, गौड़ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति होगी। ऐसा नहीं है, गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करके इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करें जनजाति की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत गौड़ जनजाति है, तो आपको याद रखना है 33.25 यानी 33.25% है। गौड़ों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा जिले में। इसके बाद मंडला, बैतूल, सिवनी, इधर मिसप्रिंट हो गया, सिवनी कर लेना, सिवनी में जनसंख्या 4 लाख है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? छिंदवाड़ा के बाद निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक आपको गौड़ जनजाति देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना मंडला, बैतूल और सिवनी। या मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक गौड़ जनजाति निवास करती है, तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा जिला। कौन सा? छिंदवाड़ा जिला। वर्तमान में गौड़ समुदाय के 60.1% लोग
क्या हैं, साक्षर हैं। जो जनजाति की औसत साक्षरता से कितना अधिक है, 50.6%, यानी जो गौण जनजाति के सर्वाधिक लोग यहाँ पर शिक्षित आपको साक्षर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की। तो देखिए, उत्पत्ति से संबंधित कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ किंवदंतियाँ हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, कथा अनुसार या किसी के कहने के अनुसार अगर देखने को मिलता है तो कांचीपुरम के लोहागढ़ में ये बसे थे, जहाँ से अन्य क्षेत्रों में प्रसारित हुए। अब हम बात करें इनके संस्कार और रीति रिवाज के, तो जो आदिम समूह गौण है, ये अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से बंधा हुआ है। बच्चों के जन्म के बाद 2 से 3 दिन में ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है। वह कौन सी जनजाति है जिसमें बच्चे के जन्म के 2-3 दिन में ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है? आपको याद रखना है कौन सी, गौड़ जनजाति। बच्चे के जन्म पर सोहर और दादरी गीत गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म पर कौन से गीत जनजाति में गाए जाते हैं, गौड़ जनजाति में? तो आपको याद रखना है सोहर और दादरी गीत गाए जाते हैं। अगर हम बात करें विवाह, तो सगोत्र विवाह का प्रचलन नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको जनजाति पढ़ाई, तो आप बताइए किस जनजाति में गोत्रों में विवाह होते हैं और किस जनजाति में गोत्र में विवाह नहीं होते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दूध लौटावा प्रथा का पालन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनाए। दूध लौटावा प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो आपको याद रखना है गौड़ जनजाति से। बरोखी रस्म किससे संबंधित है? तो सबसे पहला तो आपको याद रखना है गौड़ जनजाति से। किस समय? तो सगाई बारात, जो सगाई हेतु गाई जाती है, ये आपको याद रखना है। सुहासा दूल्हे का श्रृंगार करता है। मष्टिया बारात के गांव में आ जाने के बाद लड़की के घर सूचना देने जाने वाले व्यक्ति को मष्टिया कहते हैं। मतलब बारात अगर गांव में आ गई है तो लड़की के घर सूचना देने कौन जाता है? तो आपको याद रखना है मष्टिया जाता है। बरजोरी प्रथा, दुल्हन को सखियों के बीच अंगूठी पहनाना आपको संबंधित। देखिए, एक तो आपको ये सारी प्रथाएं किस जनजाति से संबंधित है, ये याद रखना है। जो आपकी गौड़ जनजाति, इसमें 3 तरह के विवाह होते हैं, जिसे मंडवा तरी विवाह भी कहते हैं। वह कौन कौन से विवाह होते हैं? तो आपको याद रखना है पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसना विवाह। आपको इन विवाहों को ऐसे भी याद रखना है कि पठौनी विवाह किस जनजाति से संबंधित है, चढ़ विवाह किस जनजाति से संबंधित है, लमसना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है गौड़ जनजाति से। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करें विवाह होता क्या है, तो लड़की की बारात लड़के के घर आती है। लड़के के मंडप में भावरें होती हैं। लड़की अपने दूल्हे को विदा करके अपने घर लाती है। वर्तमान में देखने को नहीं मिलता। यानी पठौनी विवाह सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं अपन, घर जमाई जैसा विवाह है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पठौनी विवाह जो वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करें चढ़ विवाह, तो दूल्हा बारात लेकर आता है। चढ़ विवाह विधि विधान और परंपरागत ढंग से होता है। लमसना विवाह में इसे घर जमाई विवाह भी कहते हैं। ये भी घर जमाई जैसा है। इसमें लड़का विवाह के पूर्व ही देखो, पठौनी विवाह में विवाह के बाद रहता है लड़की के घर में, लेकिन लमसना विवाह में लड़का विवाह के पहले ही ससुराल में रहता है। लमसना अवधि 3 वर्ष होती है, यानी अवधि समाप्त होने पर लड़की का पिता क्या कर देता है, विवाह कर देता है, जिसे लमसनाई जीतना कहते हैं। आपको याद रखना है। इन परंपरागत विवाह के अतिरिक्त गौड़ में कुछ और विवाह भी प्रचलित हैं, जैसे भगेली विवाह, जिसे राजी बाजी से होता है। बलात विवाह, यानी लड़का जबरन लड़की को अपने घर में घुसा लेता है या हाट बाजार में क्या करता है, हल्दी छिटक देता है, जिसे बलात विवाह कहते हैं। विधवा विवाह, रथैली विवाह। तो आपको इन सभी विवाहों को सीधे सीधे याद रखना है, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में, यानी मध्य प्रदेश का सिर्फ PSC नहीं, किसी भी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। विवाह में कुछ विशेष परंपराएं की जाती हैं, जैसे जब बारात आती है तब बांस डिकाई, समधी मलोकी, बाजा मलन किया जाता है। और जब दुल्हन ससुराल पहुंच जाती है तब मोचायना, द्वार छिकाई, पोट पूजा, दूध भाती, पेला भरना, लोड झेलना, ये सब होते हैं। अब हम बात करें इनके मृत्यु संस्कार की, तो गौड़ों में अंतिम संस्कार को खिउल पाटा गीत गाते हैं। खिउल पाटा गीत कब गाया जाता है? तो आपको याद रखना है मृत्यु संस्कार के टाइम, यानी अंतिम संस्कार के टाइम। किस जनजाति में? तो आपको याद रखना है गौड़ जनजाति में। गौड़ पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वह कौन सी जनजाति है जो पुनर्जन्म को नहीं मानती? आपको याद रखना है गौड़ जनजाति।
देवमलों की पूजा करने से मृतक की आत्मा देवत्व प्राप्त करती है, ऐसी इनके यहाँ मान्यता है। नवारवानी गौड़ों की पितरों की पूजा का त्यौहार है। नवारवानी किससे संबंधित है? गौड़ जनजाति से। कब या किस समय का त्यौहार है? तो आपको याद रखना है, पितरों की पूजा का ही त्यौहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको अपनी सिनॉप्सिस बनाते चलना, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि ये आपके मेंस में भी काम आएंगे, साथ ही साथ आपके प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। घोड़ों में अग्निदाह व दफनाने की प्रथा है। देखिए इसमें क्या करते हैं, अग्निदाह भी किया जाता है, दफनाने की प्रथा। अगर स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो अग्निदाह करती है, लेकिन अगर प्लेग हैजा या स्पॉन्दर्स से मृत्यु होती है तो उसे क्या करते हैं, दफनाते हैं। 10 गात्र की क्रिया गौड़ों में विशेष होती है, आपको याद रखना है। अब हम बात करें इनके पर्व त्योहार की, तो गौड़ समाज में पर्व त्योहार उनकी संस्कृति के पोशाक हैं। देखिए कुछ लाइनें तो आपको इस तरह से भी याद रखनी, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गौड़ जनजाति से संबंधित कौन सा फैक्ट रिलेट करता है या कौन सा फैक्ट रिलेट नहीं करता है, तो इस तरह से भी आपको फैक्ट याद रखना है। जैसे पूछ लिया जाता है ए बी या बी सी या सी डी या ए बी सी डी चारों, तो इस तरह से आपको भी ये फैक्ट भी याद रखने हैं। जैसे कि गौड़ समाज में पर्व त्योहार उनकी संस्कृति के पोषक हैं। बिदरी कब गाया जाता है? शुद्ध रूप जिसका क्या है, बदरी या बादल है। बकवंधी गुरु पूर्णिमा के दिन बेगा पंडित पलाश के पौधे के रेशे निकालकर उन्हें हल्दी रंग कर मंत्र बोलते हुए प्रत्येक युवक को दाई कलाई में बांध देता है। प्रकृति जन्य रक्षाबंधन इसको कहा जाता है। हर ढीली ये कब मनाया जाता है? श्रावण मास में। किस दिन? अमावस्या के दिन। कैसे मनाते हैं? बैलों को हलों से ढील देने के कारण इसे हर ढीली नाम पड़ा, बैल पूजा के समान। नवरवानी हम पहले भी बताए, पितृ पूजा है, साथ ही साथ नई फसल आगमन के रूप में जबारा आदिवासियों की शक्ति पूजा है। ये दोनों नवरात्रि पर जबारा उत्सव 9 दिन तक चलता है। मड़ई दीपावली की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक यानी 15 दिन तक मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव है। मड़ई किस जनजाति से? तो गौड़ जनजाति। क्षेत्रा पौष मास की पूर्णिमा को यह किसका त्यौहार है? तो आपको याद रखना है, बच्चों का त्यौहार है। बच्चे इसमें टोली बनाकर घर घर क्षेत्रा मांगते हैं। तो इस तरह से आपको इनकी बारे में डिटेल भी याद रखनी, साथ ही किस जनजाति से संबंधित है आपको वो भी याद रखना है। अब हम बात करें देवता, तो बड़ा देव सबसे बड़े और व्यापक देवता होते हैं, यानी भगवान शंकर के रूप में इनको ये पूजते हैं। ठाकुर देव ग्राम देवता या गांव के रक्षक। नारायण देव घर की दहली पर घर के रक्षक। धमसेन देव बड़े देव के पास। अगर हम बात करें इनके गोत्र की, गौड़ लोगों के आंतरिक संबंध गोत्र आधारित होते हैं। गौड़ गोत्र को कुर कहते हैं, गोत्र नहीं बोलते, क्या कहते हैं? कुर कहते हैं। देवोपासना के आधार पर इनके कितने हैं? 7 गोत्र हैं, और उप शाखाएं तो इनकी 50 से भी अधिक है, जिसमें हमने प्रमुख शाखाओं को पढ़ लिया है। अब हम बात करें इनकी सामाजिक व्यवस्था की, तो मुकद्दम, जो मुकद्दम होता है वो गांव का मुखिया होता है, जिसे गोटिया भी कहते हैं। पूछा जा सकता है गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मुकद्दम। बरुआ पंडा भी महत्वपूर्ण होते हैं। कोटवार चौकीदार कहलाता है या चौकीदार। गुनिया होते हैं इनके में। खान पान की अगर हम बात करें तो महुआ को गौड़ देव अन्न कहते हैं। जो महुआ है, महुआ गौड़ को क्या बोलते हैं? देव अन्न कहते हैं। पेज जो है गौड़ों का सर्वाधिक प्रिय भोजन है। इनका मुख्य आहार क्या है? मुख्य आहार इनका क्या है? कौंदों का भात है। आपको याद रखना है, कौंदों का भात। रात्रि के भोजन को ये क्या बोलते हैं? बिहारी बोलते हैं। अगर हम इनकी कला और परंपरा की बात करें तो कर्मा नृत्य, देखिए यहाँ पर तो हमने सिर्फ कुछ नृत्यों को शामिल किया है, कुछ डिटेल इनकी शामिल की है, लेकिन इससे पहले हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से रिलेटेड नृत्य, नाट्य यानी लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गायन सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप इनको थोड़ा और डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ याद कराया गया है, आप जाकर देख लीजिए। तो अब हम बात करें कर्मा नृत्य, कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य। ये विश्व का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया। विश्व का प्रथम लोक नृत्य कौन सा है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया? आपको याद रखना है कर्मा नृत्य, जो कि आपकी गौड़ जनजाति से संबंधित है।
इसमें युवक युवतियां साथ में नृत्य करती हैं। सेला नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य। भड़ौनी विवाह नृत्य। विरहा बारात जब घर से चलती है तो विरह वर्णन हेतु गीत गाए जाते हैं। सजनी सजनी गीत नृत्य है। शुआ नृत्य फसल पकने पर शुआ नृत्य उत्सव मनाया जाता है। आपको एक तो याद रखनी है किस जनजाति से संबंधित है, साथ ही साथ किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है। तो इस तरह से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगर आप भूलती हैं तो आप मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में देख लीजिए, वहाँ हमने आपको याद कराए हैं। अब हम बात करें भित्ति अलंकरण। तो जो नूह डोरा है, रेखाओं और चित्रों का इसमें भित्ति अलंकरण किया जाता है। गौण चित्रकला मोर चिड़िया आदि के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। अगर हम प्रमुख चित्रकार की बात करें तो आपको याद रखना है नर्मदा प्रसाद टेकान, आनंद सिंह श्याम, कलाबाई, लकर सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम। आपको ये सभी नाम अच्छे से याद रखने क्योंकि पूछा जा सकता है इनका संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है गौण जनजाति के चित्रकार हैं। गौण गुदना प्रिय जनजाति भी है। गौण व बेगा दोनों में बाड़ी जाति की महिलाएं गोदने का काम करती, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बदनिन कहते हैं। आपको याद रखना है गौड़ी बोली। देखिए हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, जो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की प्लेलिस्ट है उसमें हम आपको मध्य प्रदेश की सभी बोलियाँ यानी सभी क्षेत्रीय बोलियों को, सभी जनजाति बोलियों को पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आप जाकर देखिए, आपका एक टॉपिक भी है जिसमें अब पूछा गया है मध्य प्रदेश की बोलियाँ। तो वहाँ से अगर आपकी बोलियों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया है। तो आप जाकर वहाँ पर बोलियाँ पढ़ लीजिए। गौड़ शब्द तेलुगु के गोड़ा से आए, जिसका अर्थ क्या है, पर्वत, अर्थात पर्वत पर रहने वाले लोग गौड़ कहलाते। गौड़ों की भाषा गौड़ी कहलाती, जो किस परिवार की है तो आपको याद रखना है द्रविड़ परिवार की। यह हल्बी व भजरी भाषा भी बोलते, जो इंडो आर्यन परिवार की भाषा। अगर हम इनकी बात करें गायन की तो आपको याद रखना पंडवानी गौड़ राजाओं की इसमें गाथाएं गाई जाती हैं। घोटुल प्रथा अविवाहित युवक युवतियों के लिए घोटुल नामक संस्था होती है, जिसमें विवाह पूर्वी वे प्रणय संबंध बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, घोटुल प्रथा कहते हैं। वर्णन बीरियल एल्विन की पुस्तक में आपको द मोरिया एंड देयर घोटुल में मिलता है, ये देखने को घोटुल प्रथा के बारे में। अगर हम बात करें गौड़ की उपजाति तो निवास के आधार पर राजगौड़ जो भूस्वामी कहलाते हैं, धुरगौड़ मध्यम वर्गीय भूमि वाले कहलाते हैं, मुरिया निम्न या पिछड़े कहलाते हैं। अब हम बात करें व्यवसाय के आधार पर, जो हमने उपशाखाएं पढ़ी थी वहीं अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं। यानी लोहे का काम करने वाले को अगरिया कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। पुजारी का कार्य करने वाले को प्रधान कहते हैं, तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं, बढ़ई का कार्य करने वाले को सोलाहस कहते हैं और नृत्य गायन करने वाले को कोयला भूतिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति के बारे में सभी फैक्टों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। साथ ही साथ अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम एक नई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।